नमस्कार। बिहारी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। ये चैनल एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एनटीपीसी, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए पूरी तरह समर्पित है। अगर आप भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई ज़रूरी जानकारी छूट न जाए। आज हम इतिहास के एक बेहद अहम मोड़ पर गहराई से नजर डालने वाले हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। ये समझना बहुत जरूरी है, मतलब कि ये शक्तियां आखिर भारत क्यों आईं, उन्होंने यहाँ क्या किया और इसका हमारे इतिहास पर क्या असर पड़ा। ये विषय परीक्षा के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इस कड़ी में हम आज शुरुआत कर रहे हैं उन यूरोपियों से जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाले पहले थे, पुर्तगाली। हम सिलसिलेवार तरीके से उनके आगमन से लेकर उनके पतन तक की कहानी के कई पहलुओं को समझेंगे। हाँ, आज की चर्चा इन मुख्य बिंदुओं के इर्द गिर्द रहेगी, है ना? जी। पहला, यूरोपियों के भारत आने की पृष्ठभूमि क्या थी? फिर पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ और वो समुद्री मार्ग की खोज वो कैसे हुई? भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव कैसे पड़ी? चौथा, उनका शासन प्रशासन यहाँ कैसा था? पांचवां, उनकी धार्मिक नीति क्या थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा? और फिर अंग्रेजों के साथ उनकी दुश्मनी क्यों और कैसे शुरू हुई? हाँ, ये भी अहम है। और आखिर में भारत में पुर्तगाली शक्ति कमजोर क्यों पड़ गई? तो चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। तो शुरू करते हैं पहली बात से। 15वीं सदी के आसपास यूरोप में ऐसा क्या माहौल बन रहा था कि उन्हें भारत जैसे दूर देश की तरफ समुद्री रास्ते खोजने की जरूरत आन पड़ी? देखिए, वो यूरोप में बड़े बदलावों का दौर था। मतलब 15वीं सदी आते आते वहां सामंती ढांचा कमजोर पड़ रहा था और व्यापार, खासकर समुद्री व्यापार, तेजी से बढ़ रहा था। नई तकनीकें आ रही थीं, शहर बढ़ रहे थे और एक, आप कह सकते हैं, नया व्यापारी वर्ग उभर रहा था। इसी के साथ पुनर्जागरण या रेनेसांस का भी प्रभाव था। एक नई वैज्ञानिक सोच, दुनिया को जानने की उत्सुकता। हाँ, वो जिज्ञासा वाला दौर। बिल्कुल। और साहसिक अभियानों में रुचि बढ़ रही थी। अब देखिए, भारत और एशिया के साथ यूरोप का व्यापार तो सदियों पुराना था, है ना? खासकर मसालों, कपड़ों, कीमती चीजों का। लेकिन यह व्यापार ज्यादातर जमीनी रास्तों से होता था या फिर इटली के जो शहर थे, वेनिस और जिनोआ, हाँ, उन व्यापारियों के कब्जे वाले समुद्री मार्गों से होता था। अब हुआ ये कि 1453 में जब ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, कुस्तुनतुनिया, तो वो पुराने जमीनी रास्ते लगभग बंद हो गए, या कहिए बहुत मुश्किल हो गए। इससे यूरोप में भारतीय माल बहुत महंगा हो गया। अच्छा, यानी पुराने रास्ते बंद हुए तो नए रास्ते खोजने की एक तरह से मजबूरी आ गई। हाँ, बिल्कुल। खासकर पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों के लिए। ये अटलांटिक तट पर थे और इटली वालों का जो एकाधिकार था उसे तोड़ना चाहते थे। उन्हें मसालों, खासकर काली मिर्च, उसके व्यापार पर सीधा कब्जा चाहिए था। उसमें मुनाफा बहुत था। और इसमें टेक्नोलॉजी ने भी मदद की होगी, जैसे जहाज वगैरह। निश्चित रूप से। जहाज बनाने की कला बेहतर हुई, दिशा बताने वाला यंत्र, मतलब कुतुबनुमा या कंपस आ गया, और नक्शे बनाने की समझ भी बढ़ी, कार्टोग्राफी जिसे कहते हैं। पुर्तगाल के एक राजकुमार थे, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। हाँ, बिल्कुल, हेनरी द नेविगेटर। उन्होंने समुद्री खोजों को बहुत बढ़ावा दिया। और इसी माहौल में वो मशहूर यात्रा हुई जिसने इतिहास बदल दिया, वास्को डी गामा का भारत पहुंचना। बिल्कुल। हालांकि ये अचानक नहीं हुआ था। पुर्तगाली दशकों से अफ्रीका के तट के साथ साथ दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे। 1487 में एक थे बार्थोलोम्यू डियास। वो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे, केप ऑफ गुड होप, जिसे आशा अंतरीप भी कहते हैं, वहां तक पहुंच गए थे। अच्छा। इससे भारत तक समुद्री रास्ते की उम्मीद जगी। फिर वास्को डी गामा 1497 में लिस्बन से निकले और लगभग 10 महीने की, सोचे कितनी मुश्किल समुद्री यात्रा रही होगी। हाँ, उस जमाने में तो। बिल्कुल। तो अफ्रीका का चक्कर काटकर मई 1498 में भारत के मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह पर उतरे, आज का कोझिकोड। कालीकट पहुंचकर उनका स्वागत कैसे हुआ? वहां के शासक का क्या रवैया था? कालीकट के हिंदू शासक थे जिनकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी। उन्होंने शुरू में तो स्वागत किया, लेकिन वहां पहले से जो अरब व्यापारी व्यापार कर रहे थे। हाँ, वो तो होंगे ही। वो पुर्तगालियों के आने से बिल्कुल खुश नहीं थे। जाहिर है, उन्हें अपना व्यापार खतरे में दिखा। खैर, वास्को डी गामा कुछ महीने रुके, मसाले और दूसरा सामान लिया, और जब वापस पुर्तगाल लौटे तो कहा जाता है कि उन्हें अपनी यात्रा के पूरे खर्च से 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना? बाप रे! तब तो पुर्तगालियों का इरादा और पक्का हो गया होगा भारत आने का। जाहिर है,
इस मुनाफे ने पुर्तगाल में भारत के साथ सीधे व्यापार को लेकर एक तरह का जुनून पैदा कर दिया। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि उनका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था। अच्छा, और क्या था? उनके दो और स्पष्ट लक्ष्य थे। पहला, हिंद महासागर का जो मसाला व्यापार है उस पर एकाधिकार करना, मतलब अरब और वेनिस के व्यापारियों को हटाना। और दूसरा, ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगाल के राजा थे मैनुअल प्रथम। उन्होंने तो 1501 में खुद को बाकायदा एक उपाधि दे दी, इथियोपिया, अरब, फारस और भारत के व्यापार, नौ संचालन और विजय के स्वामी। अरे वाह, मतलब इरादे बिल्कुल साफ थे। हाँ, ये सिर्फ दिखावा नहीं था, उनके इरादों का खुला ऐलान था ये। यानी व्यापार के साथ साथ साम्राज्य और धर्म का एजेंडा भी वो साथ लेके चल रहे थे। तो वास्को डी गामा के बाद पुर्तगालियों ने भारत में पैर कैसे जमाए, मतलब शुरुआत कैसे हुई? हाँ, तो वास्को डी गामा की वापसी के तुरंत बाद ही 1500 में पेड्रो अल्वारेस कैब्राल के नेतृत्व में एक बड़ा जहाजी बेड़ा भेजा गया। 13 जहाज थे शायद। कैब्राल ने कालीकट में फैक्ट्री खोलने की कोशिश की, लेकिन वहां अरबों से झड़प हो गई। फिर उन्होंने कोचीन और कन्नूर के जो स्थानीय शासक थे उनसे मिलकर वहां फैक्ट्रियां स्थापित की। अच्छा, मतलब लोकल राजाओं से दोस्ती की। हाँ, जहां जमोरिन से नहीं बनी वहां दूसरों से हाथ मिलाया। फिर 1502 में वास्को डी गामा खुद दोबारा आए। इस बार वो ज्यादा ताकत और कह सकते हैं ज्यादा आक्रामक रवैये के साथ आए थे। उन्होंने अरब जहाजों पर हमले किए, जमोरिन पर दबाव बनाया। यहीं से पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल शुरू हो गया व्यापारिक एकाधिकार के लिए। इसे व्यवस्थित करने के लिए शायद गवर्नर वगैरह नियुक्त किए गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। 1505 में पुर्तगाली राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा। अल्मीडा का जोर जमीन पर कब्जा करने से ज्यादा हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना का दबदबा बनाने पर था। अच्छा, इसे ही शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब समुद्र पर कंट्रोल। हाँ, उनका मानना था कि अगर समुद्र पर कब्जा है तो भारत अपने आप हाथ में रहेगा। उन्होंने कुछ किले बनवाए, मिस्र की नौसेना को हराया भी। लेकिन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की असली नींव रखने का श्रेय तो किसी और को जाता है ना? अल्बुकर्क। बिल्कुल, वो थे अल्मीडा के बाद आए गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उनका कार्यकाल था 1509 से 1515 तक। अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी से आगे बढ़कर जमीन पर कब्जा करने की नीति अपनाई। और उनका सबसे बड़ा कारनामा गोवा पर कब्जा करना था, है ना? निश्चित रूप से। 1510 में अल्बुकर्क में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। गोवा पश्चिमी तट पर एक शानदार बंदरगाह था और ये पुर्तगाली शक्ति का मजबूत केंद्र बन गया। और वो अगले 450 साल तक बना रहा। जी हाँ, 1961 तक। इसके अलावा अल्बुकर्क ने पूर्व में मलक्का 1511 और भारत की खाड़ी में हरमुज 1515, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक नाके थे, इन पर भी कब्जा किया। इससे हिंद महासागर के समुद्री रास्तों पर पुर्तगाली नियंत्रण बेहद मजबूत हो गया। सुना है अल्बुकर्क ने कुछ सामाजिक नीतियां भी अपनाई थीं, जैसे शादी वगैरह को लेकर। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। उन्होंने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका सोचना था कि इससे एक स्थायी वफादार आबादी तैयार होगी जो पुर्तगाली हितों के लिए काम करेगी। और उन्होंने अपने इलाके में सती प्रथा पर रोक लगाने की भी कोशिश की थी, ऐसा कहा जाता है। तो गोवा राजधानी जैसा बन गया। अब ये बताएं कि पुर्तगालियों का प्रशासन यहाँ कैसे चलता था? कौन होता था सबसे ऊपर? सबसे बड़ा अधिकारी वाइसराय या गवर्नर होता था। कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता था। उसकी मदद के लिए एक सचिव होता था और बाद में एक काउंसिल भी बनी। एक और गवर्नर थे नीनो दा कुन्हा, जो 1529 में आए। उन्होंने 1530 में मुख्यालय को कोचीन से गोवा शिफ्ट किया। जी, ये एक अहम कदम था। अच्छा, कोचीन से गोवा। जी, और उन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष के बाद दीव और बसीन पर भी कब्जा किया था। लेकिन एक बात और है, प्रशासन में भ्रष्टाचार काफी फैला हुआ था। ये भी उनके पतन का एक कारण बना आगे चलकर। और वो काटा सिस्टम क्या था, जिसके बारे में काफी सुनने को मिलता है? ये बड़ा बदनाम था शायद। हाँ, देखिए, कार्टाज पुर्तगाली समुद्री दबदबे का एक प्रतीक था। ये एक तरह का यूं समझिए परमिट या लाइसेंस था। हिंद महासागर में व्यापार करने वाले हर गैर पुर्तगाली जहाज को ये लेना पड़ता था। हर जहाज को? जीरा, चाहे वो भारतीय हो, अरबी हो या किसी और एशियाई देश का, इसके लिए फीस देनी होती थी। कार्टाज में ये भी लिखा होता था कि जहाज क्या सामान नहीं ले जा सकता, जैसे काली मिर्च और गोला बारूद ले जाना मना था। और अगर किसी के पास कार्टाज ना हो तो?
तो पुर्तगाली नौसेना उस जहाज को या तो लूट लेती थी या डुबो देती थी। बाप रे, ये तो खुली समुद्री दादागिरी थी। बिल्कुल। आलम यह था कि मुगल बादशाह अकबर के जहाज़ों को भी सूरत से जाते समय ये कांटाज लेना पड़ता था। अकबर को भी? कमाल है। जी, ये दिखाता है कि समुद्र पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी उस वक्त। अच्छा, व्यापार में क्या लाते ले जाते थे ये लोग? भारत से क्या ले गए और यहाँ क्या लाए? मुख्य रूप से भारत से तो मसाले ही ले जाते थे, खासकर काली मिर्च। इसकी यूरोप में बहुत मांग थी। इसके अलावा सूती और रेशमी कपड़े, नील, शोरा, सॉल्ट पीटर, ये सब ले जाते थे। बदले में सोना चांदी लाते थे, कुछ धातुएं जैसे सीसा, पारा वगैरह लाते थे। दिलचस्प बात यह है कि बहुत सी चीजें जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, वो पुर्तगाली ही लाए थे। जैसे तंबाकू, आलू, टमाटर, मक्का, काजू, अनानास, पपीता, लाल मिर्च, ये सब अमेरिका से पुर्तगाली ही भारत लाए। अरे हाँ, ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। आलू टमाटर के बिना तो खाना ही अधूरा लगता है। बिल्कुल। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगी। अच्छा, ये भी पुर्तगालियों की देन है। व्यापार और प्रशासन तो ठीक है, लेकिन उनकी धार्मिक नीति कैसी थी? क्या वे सहिष्णु थे? मतलब दूसरे धर्मों के प्रति उनका रवैया कैसा था? बिल्कुल नहीं। यहीं पर उनकी सबसे बड़ी कह सकते हैं कमजोरी सामने आती है, और यही उनके पतन का एक बड़ा कारण भी बनी। पुर्तगाली अपने कैथोलिक ईसाई धर्म को लेकर बेहद कट्टर थे, और उनका एक मुख्य उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म फैलाना था, चाहे जैसे भी हो। उन्होंने अपने कब्जे वाले इलाकों, खासकर गोवा में हिंदू मंदिरों और मस्जिदों को तोड़ा, लोगों पर धर्म बदलने के लिए बहुत दबाव डाला। 1560 में गोवा में धर्म न्यायालय यानी इंक्विजिशन की स्थापना की गई। इंक्विजिशन ये क्या था? ये एक तरह की धार्मिक अदालत थी जो गैर ईसाइयों और नए बने ईसाइयों पर कथित धर्मद्रोहों के लिए मुकदमे चलाती थी और सजा देती थी। ये अपने अत्याचारों के लिए बहुत कुख्यात हुई। इस नीति ने स्थानीय लोगों में उनके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और नफरत पैदा कर दी। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन सुना है मुगल बादशाह अकबर ने ईसाई धर्म में रुचि दिखाई थी, कुछ पादरी वगैरह बुलाए थे। हाँ, ये एक रोचक वाकया है। अकबर धार्मिक मामलों में काफी खुले विचारों के थे। उन्होंने ईसाई धर्म को समझने के लिए गोवा से जेसुइट पादरियों को अपने दरबार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। पहला मिशन 1580 में आया था। रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सरेट जैसे विद्वान पादरी आए भी। अकबर ने उनसे लंबी चर्चाएं की, इबादत खाने में बहसें करवाईं। तो क्या वो प्रभावित हुए? उन्होंने सम्मान दिया, समझने की कोशिश की, लेकिन न तो अकबर ने और ना ही उनके बेटे जहांगीर ने कभी ईसाई धर्म अपनाया। हाँ, जहांगीर ने लाहौर में चर्च बनाने की इजाजत जरूर दी थी, लेकिन पुर्तगालियों की जो आम नीति थी वो असहिष्णु ही बनी रही। जाहिर है ऐसी नीतियों से दुश्मन ही बड़े होंगे। फिर जब मैदान में दूसरे यूरोपीय खिलाड़ी आने लगे, जैसे अंग्रेज, तो उनके साथ पुर्तगालियों के रिश्ते कैसे रहे? टकराव हुआ होगा। रिश्ते बेहद खराब थे। पुर्तगाली किसी भी यूरोपीय प्रतिद्वंदी को, खासकर व्यापार में, बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। जब 1608 में अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि बनकर व्यापार की इजाजत लेने जहांगीर के दरबार में पहुंचे, तो आगरा में जो पुर्तगाली जेजुइट पादरी और व्यापारी थे, उन्होंने जहांगीर के कान भरने की पूरी कोशिश की, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। हॉकिंस तुर्की भाषा अच्छी जानते थे, तो वो सीधे जहांगीर से बात कर पाए, और शुरू में उन्होंने जहांगीर को प्रभावित भी किया। जहांगीर ने उन्हें 400 का मनसब भी दिया, एक तरह का पद। अच्छा। पर पुर्तगाली दबाव इतना था कि हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री खोलने का पक्का फरमान नहीं मिल पाया और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी होगी, वो तो बड़े जिद्दी थे। बिल्कुल नहीं। अंग्रेज समझ गए कि पुर्तगालियों से निपटने के लिए सिर्फ डिप्लोमेसी काफी नहीं, नौसैनिक ताकत दिखानी होगी। और निर्णायक मोड़ आया 1612 में। सूरत के पास स्वाली का समुद्री तट है। वहां कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाजों ने एक बड़े पुर्तगाली बेड़े को बुरी तरह हरा दिया। स्वाली की लड़ाई, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी जीत थी अंग्रेजों के लिए। इसने समुद्र पर पुर्तगाली अपराजेता का जो भ्रम था, उसे तोड़ दिया। मुगलों ने भी देखा कि ये अंग्रेज एक नई और मजबूत ताकत हैं, जो पुर्तगालियों को टक्कर दे सकती हैं। इसी जीत के बाद 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। तो यही से भारत में पुर्तगाली एकाधिकार के अंत की शुरुआत हुई, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट था। स्वाली की हार वाकई एक बड़ा झटका थी पुर्तगालियों के लिए। तो फिर उनके पतन के मुख्य कारण क्या रहे?
एक तो ये अंग्रेजों का आना हो गया, और क्या? कई कारण थे। एक एक करके देखें तो पहला, जैसा हमने बात की, उनकी कट्टर धार्मिक नीति और अत्याचार। इससे स्थानीय लोग और शासक उनके कट्टर दुश्मन बन गए। हाँ, ये तो था ही। दूसरा, उनकी समुद्री लूटमार और ये काटाज व्यवस्था। इससे व्यापारी वर्ग बहुत परेशान था और उनसे नफरत करता था। तीसरा, उनके प्रशासन में फैला भ्रष्टाचार और अदूरदर्शिता। अधिकारी अक्सर अपने निजी फायदे में लगे रहते थे। चौथा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, डच और अंग्रेजों जैसी नई, ज्यादा संगठित और ज्यादा शक्तिशाली यूरोपीय कंपनियों का मैदान में आना। हाँ, कंपटीशन बढ़ गया। बिल्कुल। डच और अंग्रेजों की नौसेना भी बेहतर थी, उनके पास संसाधन ज्यादा थे और उनकी कंपनियां ज्यादा व्यवस्थित थीं। पुर्तगाली उनका मुकाबला नहीं कर पाए। शाहजहां के साथ भी तो उनका बड़ा टकराव हुआ था, हुगली वाला मामला। हाँ, वो भी एक बड़ा झटका था। बंगाल के हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती बना ली थी। वहां उन्होंने अपनी व्यापारिक सुविधाओं का बहुत दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। किलेबंदी कर रहे थे, नमक के व्यापार पर कब्जा कर रहे थे, और सबसे बुरा, वे दास व्यापार में बुरी तरह लिप्त थे। दास व्यापार? हाँ, वे स्थानीय हिंदू और मुस्लिम बच्चों को अगवा कर लेते थे, उन्हें दास बनाते थे और जबरदस्ती ईसाई बनाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने मुगल रानियों की, शायद मुमताज महल की, 2 दासियों को भी अगवा कर लिया था। ओह, तब तो बादशाह नाराज होंगे। बहुत ज्यादा। शाहजहां ने 1632 में बंगाल के सूबेदार को हुगली पर हमला करने का आदेश दिया। मुगलों ने हुगली को जीत लिया। हजारों पुर्तगाली या तो मारे गए या बंदी बनाकर आगरा भेज दिए गए। इस घटना ने बंगाल में पुर्तगाली असर लगभग खत्म कर दिया। इसके अलावा कुछ बाहरी कारण भी थे, जैसे 1580 से 1640 तक पुर्तगाल स्पेन के अधीन रहा। अच्छा, स्पेन के साथ मिल गया था। हाँ, तो वो यूरोप के झगड़ों में उलझा रहा और भारत पर उसका ध्यान और संसाधन कम हो गए। फिर उन्हें ब्राजील मिल गया था अमेरिका में। वहां उनका ध्यान ज्यादा जाने लगा क्योंकि वहां ज्यादा फायदा दिख रहा था। मतलब भारत से फोकस हट गया। हाँ, कुछ हद तक। धीरे धीरे डचों ने उनसे मसाला द्वीप छीन लिए, श्रीलंका छीन लिया, मालाबार तट का बड़ा हिस्सा छीन लिया। अंग्रेजों ने हरमुज पर कब्जा कर लिया और फिर भारत में मराठों ने भी उन्हें हराया। 1739 में मराठों ने उनसे सालसेट और बसीन छीन लिया, तो आखिर में उनके पास सिर्फ गोवा, दमन और दीव ही बचे रह गए। तो ये थी भारत में पुर्तगालियों के आने, छाने और फिर सिमट जाने की पूरी कहानी। ये तो साफ है कि अच्छा हो या बुरा, उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी, व्यापार से लेकर खान-पान, धर्म और टेक्नोलॉजी तक। बिल्कुल। और ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। कैसे बाहरी शक्तियां आती हैं, कैसे वो स्थानीय परिस्थितियों का फायदा उठाती हैं, लेकिन ये भी कि कैसे उनकी अपनी नीतियां और बदलता हुआ वैश्विक माहौल उनके भविष्य का फैसला भी करते हैं। पुर्तगालियों ने समुद्री ताकत का महत्व तो दिखाया, पर उनकी धार्मिक कट्टरता और अदूरदर्शिता ही उन्हें ले डूबी। सही कहा। उम्मीद है हमारे लिसनर्स को, खासकर परीक्षा की तैयारी कर रहे साथियों को, ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और पुर्तगालियों के बारे में उनकी समझ बढ़ी होगी। लेकिन यूरोपीय शक्तियों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये तो बस शुरुआत थी। अगले भाग में हम डचों और फिर सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजों के आगमन और उनके विस्तार पर चर्चा करेंगे। तो बिहारी एग्जाम स्टडी के साथ बने रहिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर पुर्तगाली अपनी धार्मिक नीति में ज्यादा सहिष्णु होते और स्थानीय शक्तियों से, राजाओं से, लोगों से बेहतर रिश्ते बनाते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ अलग होता? क्या वो अंग्रेजों से ज्यादा टिक पाते? जरूर सोचिएगा इस पर। नमस्कार। नमस्कार।